हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 2। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर का जल्दी से हम एक रिकैप ले लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स हमने लिए थे। स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरी हो गया, सीए, सीएस, सीएमए इंस्टीट्यूट हो गए। क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो पब्लिक यहाँ पर डोनेट कर रही है उनके पैसों का मिस यूटिलाइजेशन ना हो, इसलिए यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं। हमें ये क्यों पढ़ना है? हो सकता है कभी आपको मौका मिले किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करने का, तो इसके लिए आपको आना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के लिए पढ़ी हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के लिए भी आपको आना चाहिए। इसमें फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या बनाना पड़ सकता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। कभी कभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, कभी कभी क्या ज़्यादातर केसेस में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेनली आपको 4 चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं। पहला रिसीट एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा ओपनिंग बैलेंस शीट, चौथा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अब होता क्या है कि एग्जाम में आपके कुछ भी कॉम्बिनेशन वो दे सकता है, या तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा, कुछ एडजस्टमेंट दे देगा, उससे आपको बाकी 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है, या फिर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दे देगा, बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बनाना पड़ेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देगा, बाकी 2 चीज़ें यानी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये चैप्टर 12th लेवल पर करके आया है तो वो ये ना समझे कि मैंने 12th में कर लिया है तो अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है वो एडवांस लेवल है। यहाँ पर वो कुछ भी कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है, तो हमें हर एक बात को अच्छे से समझना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। बीकॉम लेवल की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं, एक समरी है, कैश बुक की एक समरी है। जितना भी कैश हमारे पास आया है वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, चाहे कैश में आया चाहे चेक से आया, तो कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया होगा। जितनी हमारी पेमेंट्स हुई हैं कैश में या चेक से, तो हमने कैश बुक में क्रेडिट साइड पे डेट वाइज वो रिकॉर्ड की होंगी। लास्ट में जाके हम उनकी एक समरी बना देते हैं, इतनी रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड पर, इतनी पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये बात हमें ध्यान रखनी होती है, पैसा आया है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो किसी भी साल का हो, बस पैसा आना चाहिए। तो डेबिट में रिसीट्स एंड पेमेंट के, और जो पेमेंट्स हुई हैं चाहे वो किसी भी नेचर की हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कोई भी एक्सपेंस हो, किसी भी नेचर का, किसी भी साल का हो, वो आपका अगर वो पैसा गया है तो वो पेमेंट साइड पे आएगा। इतना सिंपल सा होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बोले तो आप इसको बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, यानी बैंक और कैश का एक कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कई बार देख चुके हैं, पहले भी आपने बनाया है, 11th लेवल पे भी आपने देखा हुआ है, और आपको एक आइडिया भी है कि यहाँ पर जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, और जो भी सारे इनकम गेन प्रॉफिट वगैरह हैं वो सारे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब बच्चों को ये चैप्टर कई बार मुश्किल क्यों लगता है, उसका रीज़न है यहाँ पर कुछ ऐसी आइटम्स उसको देखने को मिलती हैं जो उसने नॉर्मली नहीं देखी होती, जैसे सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं उनसे एक रेगुलर इंटरवल पर पैसा लिया जाता है, क्योंकि उनको सर्विसेज मिल रही है एक रीजनेबल प्राइस पर। तो यहाँ पर एनपीओ उनसे एक रेगुलर इंटरवल पर छोटा सा अमाउंट कलेक्ट करती है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, एज द केस में भी डिपेंड करेगा एनपीओ पर। तो ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने एक लास्ट में एक बात भी यहाँ पे लिखी हुई है, अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हो कि सब्सक्रिप्शन किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिली है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अभी हम इनके ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका एक जनरल मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम आएंगे कब हमें सब्सक्रिप्शन का सेकंड इम्पैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड दिखाना है, और कब हमें बैलेंस शीट में दिखाना है लायबिलिटी साइड पर। तो अभी थोड़ी देर बाद ही इसी वीडियो में ये बात मैं समझाने वाला हूँ, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे अभी। तो अभी जस्ट आप इसका थोड़ा सा एक मतलब समझ लीजिए एक्चुअल में ये है क्या। डोनेशन सभी को पता होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस क्या होती है? जब भी कोई
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम उससे एक अमाउंट लिया जाता है जिसको एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस कहते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर को एक ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहते हैं तो पूरी लाइफ के लिए आप सर्विस ले सकते हैं, एक अमाउंट पे करके, एक लमसम अमाउंट आप पे कर दीजिए और पूरी लाइफ आपको यहाँ पे एनपीओ की सर्विसेज मिलती रहेंगी। तो लाइफ मेंबरशिप वो है। लीगेसी क्या हो गया कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया पूरी लाइफ में लेकिन उन्होंने कभी चैरिटी वगैरह का शायद काम नहीं करा और उनको लगता है कि भाई अब मैं जाते जाते कुछ ना कुछ तो इस सोसाइटी के लिए करके जाऊं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपना जो विल में ही बात लिख के जाता है कि जो मेरी संपत्ति है, कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, वो इस ट्रस्ट के नाम हो जानी चाहिए। तो क्या होता है फिर उसके विल में लिखा होता है ये बात, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो जो संपत्ति वो अपने ट्रस्ट के नाम बोल के गया है वो ट्रस्ट को दे दी जाती है, तो वो होती है लीगेसी। ऑनरेरियम, अभी जो हम बात कर रहे थे, जो आइटम्स की हम बात कर रहे थे वो नॉर्मली हमारे पास रिसीट्स थी, यानी आ रही थी, सब्सक्रिप्शन मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है और एडमिशन फ़ी या एंट्रेंस फीस भी एनपीओ को मिल रही थी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी भी रिसीट थी, मिल रही थी, लीगेसी भी यही है। लेकिन ऑनरेरियम क्या है? ऑनरेरियम पेमेंट है। अगर हम यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे पर्सन की सर्विस ले रहा है जो कि एनपीओ का एम्प्लॉय नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो उससे बस सर्विस के बेसिस पे उससे सर्विस लेता है और पेमेंट देता है, तो उसको हम कहेंगे ऑनरेरियम। ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय वो नहीं है तो ऑनरेरियम उसको कहेंगे। फिर आगे बात फंड बेस अकाउंटिंग की होती है, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए फटाफट से अपनी स्लाइड पर चलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि अगर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करो, उससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा कमेंट करने में। आप अपना जेन्युइन फीडबैक हमें दो कि सर यहाँ पे कमी है, आपको ये करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि हम अपने सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दो कि आपको कैसा लगा, और जेन्युइन फीडबैक देना। अगर आपको वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए जी, तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट। आप सिंपल इसको ये समझिए, कैश एंड बैंक अकाउंट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट को देख के थोड़ी घबराहट हो रही है, अलग सा लग रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट इसको 2 मिनट के लिए मान लीजिए तो आपको इजी लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको बैंक बोल रहा हूँ, बैंक एंड कैश कॉम्बिनेशन है, कैश बुक बोल सकते हो उसको आप। तो मुझे बताओ ये क्या है? ये हमारे एसेट है, और एसेट डेबिट साइड पे होते हैं इंक्रीज और क्रेडिट साइड पे एसेट डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है वो लिखा हुआ है हमने, और क्रेडिट साइड पर पैसा जा रहा है। तो डेबिट में क्या है? रिसीट्स है, और क्रेडिट में है पेमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है। हाँ, यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर भी आ सकता है क्योंकि कैश में तो हमेशा डेबिट ही होगा, लेकिन अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ, तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी भी आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पर आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, जो भी यहाँ पर आइटम आ रही है, किसी भी अकाउंट में आइटम जाती कैसे। सिंपल सा एक छोटी सी आपसे बात पूछता हूँ मैं, किसी भी अकाउंट में कोई आइटम जाती कैसे है? जर्नल एंट्री के थ्रू जाती है ना। तो एक बार जल्दी से इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फर्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर से पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास आया है। एंट्री क्या हुई? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये एनपीओ की क्या हो गई? इनकम। और दूसरा ये बैंक में पैसा आया, बैंक को यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप, कैश या बैंक को रिप्लेस कर दो रिसीट्स एंड पेमेंट से, और P&L को रिप्लेस कर दो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, तो आपको सिंपल लगेगा।
तो अगर मैं इसको हटा के यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट, यानी ये एंट्री दो जगह पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, हाँ है ना। एक तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, और दूसरा ये रिकॉर्ड होनी चाहिए इसका कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं, सेकंड इम्पैक्ट जो क्रेडिट बैलेंस है सब्सक्रिप्शन, वो भी तो कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो अभी क्या है कि हमें ये तो रिकॉर्ड करके उन्होंने दे दिया कि लो जी हमने रिसीट एंड पेमेंट में उसको डेबिट लिख दिया। अब वो एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें उसका सेकंड इम्पैक्ट डालना है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट हमारी टैली कब होगी, जब हमने हर एक आइटम के सेकंड इम्पैक्ट डाल दिए होंगे तभी तो मैच होगा। अगर हमने किसी भी एंट्री का कोई भी एक अकाउंट उसमें छोड़ दिया तो वो मैच ही कैसे होगा, मैच हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डुअलिटी कॉन्सेप्ट है ना। चलिए तो आपको मैं बताऊं तो इन आइटम्स का जो भी हमें यहाँ पर आ रही है, बैलेंस की बात अभी 2 मिनट के बाद करते हैं। जो भी आइटम यहाँ पे आ रही हैं डेबिट में और क्रेडिट में आ रही हैं, उनका बैंक वाला जो इम्पैक्ट है वो तो आ चुका है, या तो डेबिट साइड पे आया या क्रेडिट साइड पे आया। अब हम बात कर रहे हैं उनका सेकंड इम्पैक्ट, सेकंड इफेक्ट उसका कहाँ आएगा। सर उसका सेकंड इफेक्ट तो अगर इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, क्रेडिट साइड पर। सिंपल सी बात है। आपने कैसे बताया सर, हमने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम क्रेडिट पर आती हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी इनकम किधर आएंगी, क्रेडिट पर आएंगी। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक आती है कि यहाँ पर जो ये आइटम्स है ना, यहाँ पर ये आइटम्स आ रही यहाँ पर मिक्स आइटम है। सर मिक्स का मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मिक्स का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कुछ आइटम ऐसी हैं जो कि जिनका सेकंड इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट आ चुका है यहाँ पर, जिनका सेकंड इम्पैक्ट या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्रेडिट साइड पर, या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस कौन सी तरफ लिखे होते हैं, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, लेकिन मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंसेस किस तरफ लिखे होते हैं। सर क्रेडिट बैलेंस होते हैं लायबिलिटी साइड पर, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस बचे हैं वो किस तरफ रिकॉर्ड होते हैं, लायबिलिटी साइड पर। जितने भी डेबिट बैलेंसेस बचे होते हैं वो किधर लिखे होते हैं, एसेट साइड पर। तो या तो आइटम का सेकेंड इम्पैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा, अभी हम डेबिट साइड रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड वाली आइटम की बात कर रहे हैं, या तो उसका सेकंड इम्पैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एसेट में से भी वो लेस हुआ है, क्योंकि लायबिलिटी पे लिखो या एसेट में से लेस कर दो, वो भी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, प्रोविजन को आप लायबिलिटी में दिखाते हैं ना, लेकिन कभी कभी एसेट से लेस करके भी दिखा देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एक सिंपल सा अपने माइंड में एक रूल याद रखना है। क्या, जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट में आइटम है, जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट में आइटम है, इवन ओपनिंग बैलेंस ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं उनका सेकंड इम्पैक्ट जाएगा। दोबारा सुन लो, जितनी भी आइटम हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट में है उनका सेकंड इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पर जाएगा, ठीक है। या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो इसके बाद क्या क्या बचता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी आप अपनी जनरल सेंस से बात करेंगे, बाद में जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। ठीक है सर, ये हमें अच्छे से क्लियर कर देना। लेकिन पहले हम इन डेफिनेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर हमारा काम बिना इनको समझे हो रहा है तो हम उसके हिसाब से करेंगे। जब हम कहीं अटक जाएंगे, जब हमें नहीं समझ में आ रहा होगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएंगी, फिर हम इन डेफिनेशंस का सहारा लेंगे, राइट। चलिए करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, हमारे सामने आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, ध्यान देना, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आना चाहिए। सर बैलेंस आना चाहिए बैलेंस शीट में। बैलेंस कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड पर आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग होती है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट कोई अलग है। तो आप बस ये बता दो बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सी में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में। अभी धीरे धीरे आगे उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एसेट साइड पर जाएगा।
अगली आइटम हमारे पास आ रही है सब्सक्रिप्शन। अब बच्चा ये आइटम देख के वो मान लो समझ नहीं पा रहा, नई आइटम है ना, इनका उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी ऐसी आइटम नहीं देखी, अभी इनको छोड़ देते हैं, अभी 2 मिनट बाद इनके ऊपर बात करेंगे। डोनेशन छोड़ देते हैं, नई आइटम आ रही है। एंट्रेंस फीस अभी छोड़ देते हैं, लीगेसी अभी छोड़ देते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने कहा जो आपके पास अभी तक नॉलेज है उसके हिसाब से आंसर देना है। अब हमें इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पर। आप मुझे बताओ आप क्या एंट्री करते हो? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करते हो बैंक में, यानी रिसीट एंड पेमेंट में सेकंड इंपैक्ट उसका आ गया है। अब उसका क्रेडिट किधर जाना चाहिए? इंटरेस्ट एक इनकम है, तो आप याद करने की कोशिश करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाते थे क्रेडिट साइड पर, तो ये इनकम है तो किधर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाएगा, क्रेडिट साइड पर। ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर, अब यहाँ पर कोई फर्नीचर उन्होंने बेचा है, 6,000 रुपये में बेचा, तो उन्होंने वो 6,000 रुपये जो रिसीव हुआ वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। आप मुझे बताओ इस 6,000 में यहाँ पे इन्होंने लिखा है बुक वैल्यू 5,000 रुपये की है। बुक वैल्यू मतलब हमारी बुक्स में 5,000 का था, हमने 6,000 रुपये में उसको बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर यहाँ पे हुआ प्रॉफिट। तो मुझे बताओ क्या 6,000 रुपये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे लिखोगे क्या? क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल सेल वैल्यू देखी है क्या लिखते हुए? उसमें तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? सिर्फ 1,000। सर बाकी इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट से लेस होगा। अभी अभी बताया था ना, अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट या तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा या एसेट साइड से डिक्रीज होगा। तो 5,000 एसेट में से डिक्रीज होगा और 1,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अगर बोल भी दूं गलती से तो समझ लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी मान लो आपके लिए नई बात हो गई। तो हमने यहाँ पर 3 आइटम ही अभी डाल पाए हैं, अभी ये बाकी भी हम अभी डालेंगे थोड़ी देर बाद जब मैं आपको समझाऊंगा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स। उसके बाद सैलरी, हमने पेमेंट करी सैलरी, तो अगेन वही मैं यहाँ पे एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। सैलरी एक एक्सपेंस हो गया और यहाँ पे बैंक से इसकी पेमेंट हो गई, और बैंक की जगह आप क्या लिख दो? रिसीट्स एंड पेमेंट। तो रिसीट एंड पेमेंट के वो क्रेडिट साइड पे तो आ गया। आपको कौन सा इम्पैक्ट डालना है? ये वाला इम्पैक्ट डालना है। अब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस आप कहाँ डालोगे? एक्सपेंस आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड डालोगे तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट चला जाएगा। और दूसरा इसका डेबिट का इफेक्ट और कहाँ जाता है? चलो ये तो आइटम हमारी एक्सपेंस थी इसलिए यहाँ पे चली गई। अब इसका सेकंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी आ सकता है या लायबिलिटी को माइनस कर सकता है, अभी आगे देखते हैं। रेंट है सर, ये भी सेम होगा, इसका सेकंड इम्पैक्ट कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फर्नीचर, ध्यान देना, याद करने की कोशिश करो, क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्नीचर खरीदते थे तो क्या वो लिख देते थे? ये तो गलत हो जाएगा। फर्नीचर का केवल यानी एसेट, अगर मैं फिक्स एसेट की बात करूं, केवल उसका डेप्रीशिएशन आता है, फर्नीचर की पूरी कॉस्ट थोड़ी ना आ जाती वहाँ पे, है ना। तो एक्चुअल में कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलो, तो अभी आप बस अपनी जनरल नॉलेज से आंसर कर रहे हैं। तो सर ये कहाँ आएगा फिर? ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। एंट्री क्या बनी इसकी? फर्नीचर टू रिसीट एंड पेमेंट। तो रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड पे ये आ गया। अब आपको इसका ये डेबिट वाला इम्पैक्ट डालना है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं डालोगे, कहाँ डालोगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, क्योंकि डेबिट बैलेंस वहीं रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद बुक्स खरीदी है सर, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट सर, ये भी ऐसे ही होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा इसका सेकंड इम्पैक्ट। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी आपकी एक्सपेंस है। स्टेशनरी आपने नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई है, तो आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर शो करेंगे। उसके बाद ओनर एरियम, ओनर एरियम, तो यहाँ पर ओनर एरियम मैंने अभी आपको बताया था, ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ हमारे नहीं होते, सर्विस हम इनसे लेते हैं और पेमेंट करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये अपनी सर्विसेज देते हैं आर्ली बेसिस पर, तो ये फ़ी लेते हैं। तो ओनर एरियम यहाँ पे इस तरह से है, तो ये भी आपका एक एक्सपेंस है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर जाएगा, इसका सेकंड इम्पैक्ट। चलिए, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका कहाँ पर जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो चलिए
सिंपल है, मैं समझा दूंगा सारी आपको। क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बाई चांस आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको डिटेल में आगे जाके क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी डेबिट रिसीट साइड पर बड़ी सारी आइटम पेंडिंग रह गई हैं, और यहाँ पर हमारी कौन सी रह गई है, लगभग सारी हो गई हैं। पेमेंट साइड पर हमारी सारी हो गई हैं, रिसीट साइड पर हमारी काफ़ी सारी आइटम बच गई हैं। तो अब हमें ये आइटम्स मान लो समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको कभी देखा नहीं है, तो हमें ये समझ नहीं, इनका मतलब हमें समझ में आ गया है, लेकिन इनको रिकॉर्ड कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो वो जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और कभी कभी एसेट से लेस भी हो सकती हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे असल में क्या होता है, दो तरह की रिसीट्स हैं, इसी तरह पेमेंट साइड पर दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं। कैपिटल नेचर की रिसीट्स जितनी भी हैं डेबिट साइड पर, वो जाएंगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, या एसेट को कभी कभी वो लेस करेंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो कैपिटल रिसीट्स है कि रेवेन्यू रिसीट्स है? तो मैं इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपको अननेसेसरी डेफिनेशंस को रटने की ज़रूरत नहीं है, उनसे आपका काम नहीं बनेगा। आप सिंपल ये देखो, अगर कोई भी आपको रिसीट्स हुई है किसी खास वजह के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ वहाँ पे मेंशन कर दिया गया, एग्जाम्पल डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिला, डोनेशन प्राइज फंड के लिए मिला, डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिला, तो वो आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट मानी जाएगी, और वो यानी उसका सेकंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा। राइट? क्यों जाएगा उसके पीछे हम बाद में बात करेंगे। लेक्चर 1 में थोड़ा सा मैंने उसका हिंट दिया था, अभी आप उसको ये समझ लीजिए, कैपिटल नेचर की रिसीट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगी। ठीक है, या फिर कभी कभी एसेट पर भी वो दिखेगी लेस होके। चलो एक बात तो ये। दूसरा, अगर स्पेसिफिक नेचर से बात नहीं बन रही है, नहीं बताया गया, तो आप देखेंगे अगर ये कोई आइटम रेकरिंग नेचर की है तो वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी, और नॉन रेकरिंग नेचर है यानी कभी कभी होती है, बहुत रेयर होती है, तो वो कैपिटल नेचर की रिसीट है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो कभी कभार हो रही है, नॉन रेकरिंग नेचर की है, तो वो कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट में जाएगा सेकंड इम्पैक्ट, और अगर वो रेकरिंग नेचर की है, रेगुलर बेसिस की है, तो वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगी। ठीक है, चलो इन दोनों के हिसाब से एक बार हम डालने की कोशिश करते हैं। अब देखो सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन के ऊपर कुछ लिखा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, सब्सक्रिप्शन फॉर चीफ मिनिस्टर पार्टी, सब्सक्रिप्शन फॉर दिस पर्पस, कुछ लिखा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा। क्या ये रेकरिंग इन नेचर है? बिल्कुल, ये साल दर साल मिलती है, तो ये कहाँ जाएगी? अब जल्दी से बताओ ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। सर मान लो यहाँ पे लिखा होता सब्सक्रिप्शन फॉर चीफ मिनिस्टर पार्टी, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता, तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना जाके कहाँ जाती? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। फिर उसके बाद बात करते हैं डोनेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, कुछ भी नहीं बताया किस पर्पस के लिए यूज करना है, तो ये कौन सी हो गई? नॉन स्पेसिफिक पर्पस हो गई, और रेकरिंग इन नेचर है, साल दर साल मिलती है, डोनेशन तो मिलते ही रहता है इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर। एंट्रेंस फीस, अब मुझे बताओ एंट्रेंस फीस, हर बार एग्जाम्पल मैंने लिया था लाइब्रेरी का एंट्रेंस फीस को समझाने के लिए। भाई हर बार क्या होगा, नए नए बच्चे एडमिशन लेते रहेंगे, तो एडमिशन फीस बोल दो इसको, या एंट्रेंस फीस बोल दो। तो हर साल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हालांकि मेंबर तो ये जो पेमेंट कर रहा है अपने लाइफ टाइम में एक ही बार कर रहा है, स्टार्टिंग में जब वो एडमिशन ले रहा है, लेकिन उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को तो ये हर साल मिलती रहेगी ना। तो उस एंगल से आप सोचने की कोशिश करो, तो ये कौन सी हो गई आपकी? रेकरिंग इन नेचर, तो ये कहाँ आएगी? ये आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर। लेगेसी, अब वसीयत के बारे में आप देखो जी, क्या ये स्पेसिफिक पर्पस अगर यहाँ पे बता दिया कि भाई जाने वाले ने, डोनर ने अपनी विल में ये लिखा था कि जो मेरी एसेट्स है, जो मेरी कैश है या संपत्ति जितनी भी है मेरी, ये खास पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, तो फिर ये हो जाएगी आपकी
कैपिटल नेचर की रिसीट्स और जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, ठीक है, उसने स्पेसिफिकली एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख दिया ये जनरल पर्पस के लिए है, तो फिर यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं लिखा मान लो। तो लिगेसी नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है, ध्यान रखना। लिगेसी क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की रिसीट रेगुलर बेसिस पे होती होगी? हर कोई थोड़ा ना डोनेट करके जाता है, इतना बड़ा दिल थोड़ा ना हर किसी के पास कि अपनी विल में लिख दिया कि हाँ जी मेरी संपत्ति मेरे जाने के बाद इस ट्रस्ट की हो जाएगी, हर कोई नहीं करता ही। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हर साल नहीं मिलती है, नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है, तो ये जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। यानी अगर कुछ नहीं लिखा ना तो ये नॉन रेकरिंग इन नेचर और लायबिलिटी साइड पर आप रिकॉर्ड कर दो। अगर कुछ लिखा है फिर आप उसके हिसाब से ट्रीट कर लेना। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, देखो डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए, तो फिर ये क्या होगी? कैपिटल नेचर की रिसीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। अब और बाकी आइटम इसमें हो गई थी, और लास्ट में लाइफ मेंबरशिप फी। आप मुझे बताओ, लाइफ मेंबरशिप फी, मेंबर से पूरी लाइफ के लिए एक बार पैसा ले लिया गया, तो ये रेकरिंग इन नेचर हुआ या नॉन रेकरिंग इन नेचर हुआ? नॉन रेकरिंग इन नेचर हुआ। जनरली कौन बंदा पूरे साल के लिए पैसे देता है? नॉर्मली कोई देता नहीं है इतनी आसानी से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये साल दर साल नहीं मिलती है, तो ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। तो आप डेबिट साइड पर आपने देखो हर एक आइटम को यहाँ पे कवर कर लिया। क्रेडिट साइड की तो सारी आइटम हमारी कवर हो ही गई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कैपिटल रिसीट हमने समझा, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट हमने समझा। अब हम समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बच्चों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा हुआ है 11th लेवल पे, लेकिन 11th में कौन पढ़ता है, ध्यान नहीं रहती इतनी बातें। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए करें, जिनके बेनिफिट्स एक साल से ज़्यादा के आएंगे, जिसको हम बोलते हैं एंड्योरिंग इन नेचर, जिनके बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा मिलते हैं। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो इनके बेनिफिट आपको एक साल में नहीं मिलते, इनके बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए मिलते हैं, तो वो आपके एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनकी रीसेल वैल्यू होती है। आपने कंप्यूटर खरीदा उसकी रीसेल वैल्यू है, आपने मशीनरी खरीदा उसकी रीसेल वैल्यू होती है। तो ये जो हमारे हैं ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है। और मैं आपको क्लियर करूं, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पे बिजनेस नहीं है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, राइट। चलिए, तो वो है हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू क्या है? अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बड़ा क्लासिक एग्जांपल, ध्यान से समझना। गाड़ी परचेज करी, अब देखो मैं बिजनेस को इसलिए ले रहा हूं कि बिजनेस में समझाने के लिए ले रहा हूं। अब ये मत समझना कि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस की बात क्यों कर रहा हूं। एक बिजनेस है, उसने सपोज करो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसने गाड़ी परचेज करी, तो गाड़ी परचेज करने से उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा कमाई करेगा। लेकिन अगर उस गाड़ी की उसने सर्विस कराई तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उस गाड़ी की अर्निंग कैपेसिटी, वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जा रहा है। आप समझ गए पॉइंट क्या है? हाँ सर, हम समझ गए। फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल तक आपको मिलता है, एक साल के लिए मिल जाता है। आपने किसी से सर्विस ली, आपने एम्प्लॉय से काम कराया, उसके बदले उसको पैसे दे दिए। आपने स्टेशनरी परचेज करी, स्टेशनरी खरीदी, तो उसका बेनिफिट आपको उसी साल मिल जाएगा, वो एक ही साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये कंज्यूमेबल आइटम्स में भी पॉइंट आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे स्टेशनरी वाला, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लो, ओनर एरिया आपने किसी से सर्विस ली, उसका बेनिफिट आपने ले लिया और उसको पैसे दे दिए, बात खत्म। उसका बेनिफिट एक साल में ही एग्जॉस्ट हो गया। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। यानी डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो आपके हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो आपने इस तरह से कभी कभार हैवी अमाउंट के एक्सपेंडिचर किए हैं तो वो आपके आगे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। तो मैंने यहाँ पर ये बातें यहाँ पर लिखी भी हैं, आप इनको 1 मिनट लगा के ज़रूर पढ़ना,
तो मैं यहाँ पे इसको लिख दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार इसको गो थ्रू भी कर लेते हैं, क्या जो हमने बातें बोली हैं वो यहाँ पे हैं कि नहीं। देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेंटेन होती है अर्निंग कैपेसिटी। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एसेट है वो खराब ही हो जाएगा, अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन भी नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस कराई मेंटेन करने के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन हाँ याद रखना, इसमें कोई मेजर रिपेयर मेंटेनेंस कराई है जिससे क्या हुआ, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो फिर वो आपका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर का 1 साल से ज़्यादा मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल या उससे कम में ही एग्जॉस्ट हो जाता है। नॉर्मली ये बिग अमाउंट होता है। हाँ, ये कोई आपका बढ़िया वाला चेक नहीं है, ये बस आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। जब आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये आपकी हेल्प कर देगा कि नॉर्मली ये बिग अमाउंट होता है, क्योंकि फिक्स एसेट में हम बड़ा बड़ा अमाउंट देखने को मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका जनरली छोटा अमाउंट होता है। लेकिन ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई, कभी आप इसको करके बिग और स्मॉल में सर हमें बताओ बिग कितना है स्मॉल कितना, नहीं, ये थोड़ा सा बस एक आपको हेल्प कर देगा। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। फिर ये बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड पर जाएगा या फिर लायबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, लायबिलिटी को डिक्रीज करेगा। लायबिलिटी को डिक्रीज करने वाला मैं पॉइंट बता देता हूँ। आपने लोन की पेमेंट करी है, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो एक तो आपको रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट पे आ गया उसका इम्पैक्ट, दूसरा कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड पर कम होगी लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल आप पढ़ लेना, ये बस वही है। रीसेल वैल्यू उसकी नहीं होती है, हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो आप देख लेना। ठीक है सर, एक बार कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट्स भी दिखा दो। लो जी, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट भी देख लो। अब कैपिटल रिसीट स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, ये जनरल पर्पज़ के लिए है। कैपिटल रिसीट नॉन रेकरिंग होती है, साल दर साल नहीं मिलती है। रेवेन्यू रिसीट जनरली मिलती रहती है। बिग और स्मॉल अमाउंट का तो आप थोड़ा सा बस हेल्प के लिए है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा इसका इम्पैक्ट, और दूसरा कभी कभी एसेट से लेस भी हो सकता है, और इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। सर इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हो, इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं, और अगर एक बार चीज़ें माइंड में बैठ गई तो मैं ये गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल लगने वाले हैं। जो आपको लगता है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चैप्टर है समझ नहीं आएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। तो चलो मैंने यहाँ पे 12th की बुक से भी 1-2 क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपकी और मैं प्रैक्टिस करा पाऊँ। चलिए, पूरे फुल फ्लैज क्वेश्चन हम लिख के करेंगे, चिंता मत करना। अभी क्या है कि मैं बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को डालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे तो देखो जी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे दिया है, सिंपल आप इसको समझ लो, ये बैंक अकाउंट ही है। यहाँ पे पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है। सबसे पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डेबिट बैलेंस किधर रिकॉर्ड होते हैं सर, एसेट साइड पे, एसेट साइड पे जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, सब्सक्रिप्शन ही जनरल पर्पस के लिए है, तो ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर जाएगा। सेकंड इम्पैक्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इन्होंने सेल कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट को सेल करा है 2 लाख रुपीज़ में। अब यहाँ पर इन्होंने बुक वैल्यू कुछ भी नहीं बताई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की थी और 2 लाख रुपए में बेची है, यानी कोई प्रॉफिट लॉस यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, ये सीधा बैलेंस शीट में एसेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट को डिक्रीज करेगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर यहाँ पे बेचा गया है, तो फर्नीचर बेच के 30,000 रुपये आए हैं, तो क्या 30,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बुक करना सही है क्या, नहीं सर बिल्कुल गलत है, उसमें बुक वैल्यू भी तो है। और यहाँ पे तो उल्टा क्या हुआ, 40,000 का फर्नीचर है 30 में बेचा है, यहाँ पे तो लॉस हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ठीक है ना, कितने का लॉस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, 10,000 का।
10,000 का लॉस यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, 40 का था और 30 में बेचा। फिर डोनेशंस, अब डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बताया, तो क्या है, जनरल पर्पज़ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट जाएगा 10,000 रुपये। फिर बात करते हैं सैलरीज की, तो सैलरी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, डिफेंस बॉन्ड्स, ये क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो यहाँ पे डिफेंस के लिए उनको पैसा चाहिए होगा, तो यहाँ पे वो पब्लिक को बॉन्ड इशू करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। तो यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू हुए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पैसा लगा रखा है, क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं, गवर्नमेंट को पैसा दिया हमेशा सिक्योर्ड रहता है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए उन्होंने पे किए हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एसेट है, तो कहाँ जाएगा, एसेट साइड पर। दूसरा फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, तो ये भी कहाँ जाएगा, एसेट साइड पर, इसका सेकेंड इम्पैक्ट। बाइसिकल्स, तो ये भी इसका ये क्रेडिट है, दूसरा कहाँ जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, एसेट साइड पे जाएगा। और ये कैश का आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और आप अगर मुझे बता सकते हो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, एक सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। ये वाला जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, सोच कर बताइए। सर ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, तो बैलेंस अगर देखा जाए तो किसका बचेगा, किसका बचेगा, डेबिट का। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस आ रहा है, किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस आ रहा है, तो वो असल में डेबिट बैलेंस है। और अगर कोई सीडी में बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पर, वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पहले पता थी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये असल में डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, तो बैलेंस किसका बचेगा, डेबिट का। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है सर, फिर ये बताओ, अगर ये इसमें यही था, क्योंकि हमने कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट को समझ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ लिया, स्पेशल आइटम भी समझ ली, तो फिर ये चैप्टर में और क्या चीज़ें हैं, आपको मैं और बता देता हूँ। इसमें और क्या चीज़ें, इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी, यानी कुछ प्लस माइनस करना आपको पड़ेगा। जैसे आपको समझाने के लिए मैंने एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, आप यहाँ पे देखो, इस तरह की एडिशनल एडजस्टमेंट्स आएंगी। तो अगली क्लास से हम क्या करने वाले हैं, इन एडजस्टमेंट को समझने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे फाइनल अकाउंट में आपने देखा कि एडजस्टमेंट है, और मैं तो आपको बोलूँगा इस चैप्टर से पहले आप फाइनल अकाउंट जरूर पढ़ लो, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है, 11th में पढ़ रखा है, तो वहाँ से भी कुछ काम चल जाएगा। बट अगर फाइनल अकाउंट करके ये चैप्टर करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट है ना, इनके लिए हमें या एक वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, आपको मैं थोड़ा सा और समझा दूँ। देखो क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट में तो आइटम जो आ रही हैं वो इस साल की भी हो सकती हैं, अगले साल की भी मिल सकती है, और लास्ट ईयर की भी मिल सकती है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस साल की ही इनकम जाएगी। और रिसीट एंड पेमेंट में तो केवल क्या है, जो रिसीव हुआ है वो लिखा हुआ है। बट जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई इनकम नहीं आई होगी तो वो तो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं होगी। तो वो जो नहीं आई है, आउटस्टैंडिंग रह गई है, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल से आपको तरीके बताऊंगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हो। उसके पहले अकाउंट बना के आपको समझाऊंगा एडजस्टमेंट कैसे हैंडल करनी है। गिनती की 3-4 एडजस्टमेंट होंगी, 3-4 अकाउंट बनाना, फटाफट बन जाएंगे, समझा दूंगा डिटेल में, और फटाफट से उनकी पोस्टिंग भेज देना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, सिंपल सा तरीका आपको समझा दूंगा। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका जो टेंशन है वो ज़्यादा ना रहे। जैसे सपोज करो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये देखने में हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, ये अकाउंट समझाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा आपको, और सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे।
मैं इवन ये भी कहता हूँ अगर आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम में साथ साथ प्रोफेशनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, CA CS CM में, या फिर फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की, तो फिर उनमें भी ये चीज़ें काम आएंगी। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे कर लेंगे हम, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।